अच्छा, स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर हमने कल एक चीज़ देखी थी, कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन जो कि हम देख रहे थे कि स्ट्रिंग को हम ऐड करवा रहे हैं एक दूसरी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है? अच्छा, एडिशन कॉन्कैटिनेशन का अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉन्कैटिनेशन ये होती है कि 2 चीज़ों को कंबाइन कर देना। ठीक, कॉन्कैटिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पांडास में भी आता है, वो नमपाई में भी आता है। तो 2 एरेज़ को कंबाइन करना इज़ कॉन्कैटिनेट, 2 डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना इज़ कॉन्कैटिनेट, 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना इज़ कॉन्कैटिनेट, ठीक है? बट 2 इंटीजर्स को कंबाइन करना इज़ नॉट कॉन्कैटिनेट, इट्स अ एडिशन फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरीके से अगर ऐड कर रहे हैं स्ट्रिंग इंटीजर के साथ, तो वो एडिशन परफ़ॉर्म करेगा, वो उसको कंबाइन नहीं करेगा। बट या अगर हम इस तरीके से करें, तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? नहीं होगा मैम, कुछ भी error आएगा। आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक कर रही है, क्या आप दोबारा कह सकते हो? मैंने कहा एरर आएगा, क्योंकि इंटीजर के साथ आप स्ट्रिंग्स को ऐड अप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, एरर आ गया, ठीक है? आप इंटीजर के साथ स्ट्रिंग्स को ऐड अप नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं अब मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। अब क्या होगा? चलो 1 से नहीं करते इसको, 2 से। अब क्या होगा? 2 दफा आई थिंक ये प्रिंट करेगा STR को। जी मैम, 2 टाइम्स प्रिंट करेगा एसटीआर। ओके, यस, इसने 2 टाइम्स प्रिंट कर दिया, ठीक है? अब क्या हो रहा है, देखो कॉन्कैटिनेशन में क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि वो उसको क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, सही? कंबाइन होने के लिए उसको स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग होना लाजमी है। लेकिन जब हम उसको स्ट्रिंग और इंटीजर को कंबाइन करने की बात करें, तो वो कह रहा है कि मैं इस वाले ऑपरेंड को सपोर्ट नहीं करता, मैं इंटीजर और स्ट्रिंग को कंबाइन नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन अगर आप इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो किसी स्ट्रिंग के साथ, वो उतनी ही दफ़ा आपको रिपीटेटिवली दिखा देता है। अगर मैं इसको 10 10 कर दूं यहाँ पे, तो वो 10 टाइम्स आपका स्ट्रिंग 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 प्रिंट कर देगा, ठीक है? अब वो क्या कर रहा है, वो कंबाइन नहीं कर रहा, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, आपकी सिंगल वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स लिख रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर और इसके अंदर। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि हम लोगों को एक टास्क आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये नेम है, अब इसी नेम को आपने मल्टीप्लाई करवाना है मल्टीपल जगहों पे, तो फिर हम इस तरीके से करवाते हैं, ठीक है? ओके, तो ये पूरी बात हो गई कॉन्कैटिनेशन की। इसके अलावा हमने इनपुट्स देखे थे कि आप किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकते हो, किस तरीके से उस यूज़र के इनपुट को यूटिलाइज कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा सकते हो। अच्छा, इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी डेटा टाइप देता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। या गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अब हम लोग थोड़ा सा जाते हैं अर्थमेटिक की तरफ, बिकॉज प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास फार्मूलाज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या आप कोई काम कर रहे होते हो, इस टाइप का कि कोई क्लाइंट का काम हो गया या आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो या बिजनेस लॉजिक लगा रहे होते हो, तो बिजनेस लॉजिक के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है पेमेंट का, ठीक है? और उस पेमेंट में आपके फॉर्मूलाज रखते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पेमेंट मेथड्स, राइट? हम पेमेंट मेथड्स का अगर मैं मतलब बताऊं, तो पेमेंट मेथड्स का मतलब ये होता है कि कुछ पेमेंट्स होती हैं जो मंथली होती हैं, कुछ पेमेंट्स होती हैं जो ईयरली होती है, कुछ पेमेंट्स होती हैं जो कि डिस्काउंटेड होती हैं, कुछ पेमेंट्स होती हैं ऐसी कि भाई अगर आप ये सब्सक्राइब करोगे तो ये वाली पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। उन तमाम चीज़ों के पीछे आपके फॉर्मूलाज चलते हैं, सही? वो फॉर्मूलाज एक डेवलपर खुद से डेवलप करता है सो दैट कि उसको वो आंसर रिटर्न हो सके जो कि एक्चुअली में बिजनेस को रिक्वायर्ड है। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, हद से ज़्यादा, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन जो है वो किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, तो वो उस फार्मूले को किस तरीके से रन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हम अपने स्कूल लेवल पे एक रूल पढ़ते हैं, बोर्ड बोर्ड मास रूल, राइट? हमें पता होता है कि ठीक है, मेरे पास अगर एक फॉर्मूला आता है और उसके अंदर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, ब्रैकेट्स हैं या ऑपरेटर्स है या जो भी है, उसको मुझे किस तरीके से यूज करना है,
सही, वो मुझे पता होता है कि अच्छा ठीक है, पहले मुझे ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करना है, फिर मैं डिवीजन जाऊंगा, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन जाऊंगा। सिमिलरली इन पाइथन हमारे पास एक और रूल होता है जो कि पाइथन का अपना रूल होता है, दैट इज कॉल्ड पेमडास। ठीक है, PEMDAS stands for parenthesis, exponential, multiplication, division, addition, subtraction. Subtract, sorry, subscription नहीं subtract, sorry, right? तो लिखने की नीड तो नहीं है, समझ आ गया सबको? Parenthesis, exponential, multiplication, division, addition, subtraction. Okay? ये देखें, ये इस तरीके से आपके पूरे के पूरे जब आप पाइथन के अंदर फॉर्मूला लिखते हो तो वो इस वाले रूल के अकॉर्डिंगली उस वाले फॉर्मूले को सॉल्व करता है। सही, अब आई आई थिंक मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं तो ये है, एक दफ़ा ये सारी चीज़ें बता देती हूँ आपको। 1+ आप करोगे तो ये एडिशन है, फिर इसके अलावा अगर माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन है। फिर अगर आप मल्टीप्लाई के लिए ये वाला हम सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अलावा डिवीजन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, डिवीजन में पाइथन 2 डिवीजन हमें अलाउ करता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं। उसका रीज़न है कि उससे आपको फ़ायदा होता है। देखो, ये जो डिवीजन मैंने सिंगल डिवीजन लिया है, अगर आप देखो तो 1/1 आना तो 1 चाहिए, पर इसने क्या दिया है, 1.0, मतलब फ्लोट में वैल्यू रिटर्न की है। अगर मैं आपको डबल डिवीजन कर दूं यहाँ पे, तो वो इंटीजर में आपकी वैल्यू रिटर्न करता है। सही है, तो ये डिफरेंस होता है। जब भी आपको कोई ऐसा आप फॉर्मूला लिख रहे हो जिसमें आपको आपको पता है कि मुझे डिवीजन के बाद फ्लोट वैल्यू चाहिए, गो विद दिस डिवीजन। बट कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आप कहते हो कि नहीं, मुझे डिवीजन के बाद उसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो फिर आप डबल डिवीजन पे जाते हो। ठीक है, तो ये पाइथन का अपना एक डिवीजन का दिया हुआ है उन्होंने, डबल डिवीजन। सही, इसके अलावा एक और चीज होती है मॉड्यूलर। वो मॉड्यूलर क्या होता है, रिमाइंडर, सॉरी नॉट मॉड्यूलर, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करता है, किसी को पता है रिमाइंडर क्या करता है? किसी को आइडिया है? रिमाइंडर कैलकुलेट करके दूंगा। एग्जैक्टली exactly. हम डिवीजन करते, न्यूमरेटर डिवीजन को कर, हाँ, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो। हाँ, आपको याद होगा कि हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के अंदर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर माइनस करवाते हैं, और फिर माइनस के नीचे जो हमारे पास वैल्यू बचती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो वो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके के सारे सिंबल्स होते हैं इसके, मल्टीप्लस के लिए प्लस है और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक है, ये याद रखिएगा। और डिवीजन के लिए ये है और रिमाइंडर के लिए ये वाला है। सही है, अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, अगर मैं ये करती हूँ तो क्या लगता है ये रन होगा? नो मैम, एरर आएगा। नो अच्छा, एरर सब, देगा क्योंकि जीरो हमने नीचे रखा हुआ है। ओके, एरर आएगा, बाकी सब? एरर होगा मैम। वन रिमाइंडर फोर। 1/0 है। नहीं, रन टाइम एरर। अच्छा, इसमें एरर आएगा बट रन टाइम नहीं आएगा, जीरो डिवीजन एरर आएगा। जीरो डिवीजन एरर ही डिफाइन कर रहा होता है कि आप डिवीजन बाय जीरो नहीं कर सकते। सही है, तो ये एरर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ आपको, ताकि एरर्स की भी पहचान हो, क्योंकि अगर एरर्स की पहचान होती है ना, ये आपको इंटरव्यू में बहुत सेव कर देता है। ठीक है, मैंने प्रिंट लिखा और मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया। ठीक है, अब मैं मुझे पता है कि दो डबल कोटेशन जाते हैं, मैंने उसको डबल कोटेशन की जगह सिंगल कोटेशन कर दिया। देखो, इसने सिंटैक्स एरर दे दिया। जब भी आप लिख रहे हो और वो पाइथन के अकॉर्डिंग सिंटैक्स के नहीं है, तो उसको सिंटैक्स एरर में वो शो कर देता है। और ये एरर्स आपको इंटरव्यू के दरमियान बहुत बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर हमसे ये मिस्टेक्स होती हैं, हम कॉलन लगाना भूल जाते हैं, हम इंडेंटेशन देना भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो फिर ये वाले एरर जब हमें पता होते हैं तो फिर हमें आइडिया आसान हो जाता है हमारे लिए इंटरव्यू को क्रैक करना।
सही है। तो इन एरर्स को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि सारे एरर्स को पढ़ो, बट 3 से 4 एरर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि भाई ये क्यों आए हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ, ठीक है। तो 2 एरर्स तो हमने देख लिया, एक जीरो डिवीजन एरर और एक सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर अगर आप किसी भी जगह पे, चाहे आप लिस्ट कर रहे हो, चाहे आप डिक्शनरी कर रहे हो, चाहे फंक्शन कर रहे हो, चाहे क्लास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका सिंटेक्स अगर पाइथन के सिंटेक्स से मैच नहीं करता तो वो इस तरीके से आपको सिंटेक्स एरर देगा, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फॉर्मूलाज, ओके। अच्छा, फॉर्मूला के अंदर कोई बताना चाहे कि कोई कोई भी फॉर्मूला हम लिखें, अगर किसी के माइंड में अगर कोई फॉर्मूला हो। 5/9 multiplied by 2 5 divided by 9 multiplied by 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, plus 3 power 4। +3। अच्छा, पावर के लिए डबल लगता है, डबल जब हम यूज करते हैं तो वो पावर होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मुझे बताएं इसके एक अंदर क्या सबसे पहले सॉल्व होगा। रिमाइंडर भी ऐड कर देंगे, एक क्या ऐड रिमाइंडर कर दूं? भी ऐड करना साथ क्या ऐड कर दूं, में। सॉरी। मॉडुलस ऑपरेटर जो है उसको भी ऐड करना। तो मॉड्यूलस कहाँ ऐड करूं, आप वो बता मॉडुलस रहे हैं। ऑपरेटर मैम, ये वाला ना। मॉडुलस 3 कर दें आगे एंड पे। अच्छा अच्छा, जी, रिमाइंडर है, ठीक है। अच्छा, इसके इधर कहीं पे पैरेंथेसिस लगाने। नाइन पैरेंथेसिस लगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। चलें ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई इसको सॉल्व करना चाह रहा है फिलहाल? हम्म, या मैं इसको चला दूं? यस मैम, हो जाएगा ये। मैम कैसे होगा? एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर आंसर मैच कर देंगे, क्या ख्याल है? चलें एक दफ़ा हम पेमडास कर देते हैं, ठीक है, हम रूल लिख लेते हैं एक दफ़ा ताकि हमें याद रहे, सही। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओह, 0.05। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए फ्लोट में वैल्यू क्यों आई है? मैम क्योंकि उसने 5 डिवाइड किया है ना, उसने रिमाइंडर वैल्यू से, जो बाकी हमारे पास जो क्योंकि वो वैल्यू डिवीजन सिंगल है इस वजह से। सिंगल डिवीजन लगाई है मैंने। एग्जैक्टली, सिंगल डिवीजन है, इस वजह से उसने फ्लोट दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में पहले पैरेंथेसिस है, तो ये वाला पहले सॉल्व होगा। यस मैम। तो 9 × 2 मैम 3 पावर 4। 9, दोनों होंगे ना सॉल्व पहले तो। 18 प्लस और 3 की पावर 4 कितना नहीं, होगा? 3 पावर 2 होगा, एक्सपोनेंट। अच्छा, चले मैं आप लोग अलग अलग करने की कर रहे हो, ठीक है। 3 पावर 4 हो गया, सही है। उसके बाद क्या होगा? देन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एडिशन। एडिशन। तो एडिशन किसका होगा? 81 और 18 का होगा। यस। तो मैं डिवीजन, 18 सॉरी प्लस एडिशन। एडिशन, ओके, 18 प्लस 81 कर दूं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही यहाँ तक? अच्छा, उसके 99। बाद क्या होगा? या 99 आया है, जी मैम, ओके यार। ठीक है। फिर मॉड उसके 3। बाद क्या करूँ? मॉड 3, तो 99 मॉड 3 5 करूँ। डिवाइडेड बाय 99। अच्छा, चलें 5 ÷ 99 करते हैं पहले, फिर 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 मॉड 3 करूँ। as a formality. सॉरी, किसी ने कुछ कहा? सही है, ये सही हुआ है बिल्कुल।
सही हुआ है कि नहीं हुआ? एनीवन? मैं थोड़ा सा मैम बैक कर इसको देती कंफर्म करिएगा कि हमारे पास मॉड से पहले भी आंसर सेम आ रहा है और मॉड के बाद भी हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो हमें कैसे इससे क्लियर होगा कि मॉड पहले निकला है या पहले डिवीजन हुआ है इसमें? चलो एक और इससे देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। सही है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले मॉड रखते हैं। सही है। और उसके बाद हम डिवीजन रखते हैं। क्लियर है ये? यस मैम। अब इसको रन करके देखते हैं क्या अब भी ये सेम ही देगा। आप लोगों ने पहले मुझसे डिवीजन करवाया था, तो डिवीजन के लिए 3/5 करते हैं। इसको क्या हो गया? आज नेट स्लो चल रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही जी है। जी आ रही है, सबका ही नेट स्लो चल रहा है आज। हाँ। जी जी मैम मैं आ आज रही है। काम भी मैं आज काम भी कर रही थी तो काफी स्लो चल रहा था नेट। ओके, यहाँ पे 0.6 आया है। ठीक है। और अब मैं 4 को डिवाइड मॉड्यूल रिमाइंडर लगा दूंगी 0.6 से। 0.4। ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसने मतलब 4 ये पहले किया, ऐसा करो, करके देखते दोबारा। वन और 1/5। सही है। अब क्लियर हो गया किसने क्या पहले किया और क्या बाद में किया है। देखो, अगर आपने मुझसे यहाँ पे पहले डिवीजन करवाया था, सही, मैं आपके वाले उसी पे ही चली थी। सही। जब मैंने इसको डिवाइड पहले किया, 3/5 किया, इसने मुझे 0.6 दे दिया। फिर उस 0.6 का अगर मैंने मॉड्यूलर निकाला, 4 रिमाइंडर 0.6 किया, तो उसने मुझे 0.4 दे दिया। दैट्स मीन के पहले डिवीजन नहीं होता, पहले रिमाइंडर निकलता है। सही है। जब मैंने पहले रिमाइंडर निकाला 1 का और उसके बाद उसको डिवाइड किया, तो उसने मुझे 0.2 दे दिया, जो कि इसने एक्चुअली में हमें दिया था। ठीक। तो अगर आप चाहो मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ। हम पैमडास रूल को नहीं चेंज करेंगे, वही सारी चीजें हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्लियर हो गया? डिवीजन से पहले रिमाइंडर। सही। ये मैंने आप लोगों के सामने इसलिए किया ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि कभी भी इस तरीके की कंफ्यूजन आती है तो उसको किस तरीके से हम खुद से सॉल्व करते हैं। सही। बता मैं भी सकती थी, बट सॉल्व करने का तरीका बता रही थी कि ठीक है, अगर कभी कंफ्यूजन हो, डोंट रिलाई ऑन एनीवन, जस्ट गो विद योरसेल्फ और चेक कर लो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और ये कोडिंग आपके सामने है, आप खुद कर सकते हो कोडिंग। सही है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो अगर आप अब उसको चेंज करना हो आप लोगों ने तो आप कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला ये क्या बोलते हैं, सॉरी, रूल आपका पेमडास का ही रहता है। क्लियर? यस मैम। ओके, दैट्स रियली गुड। सेकंड एग्जांपल। अच्छा, अब हमने तो ये देख लिया, हमने तो फॉर्मूला खुद से दिया था। सही है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यूजर डिफाइंड के उससे चलने की कोशिश करते हैं। सही है। यूजर डिफाइंड फॉर्मूला, राइट। अच्छा, सबसे आसान फॉर्मूला होता है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला पता है किसी को? एरिया ऑफ सर्कल। पाया स्क्वायर आई थिंक। पाई पाई आर स्क्वायर। पाई पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। एग्जैक्टली, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इन द फॉर्म ऑफ लाइक के पाइथन की फॉर्म में लिखा है। ठीक। अच्छा, अब आप देख रहे हो ये एरिया मेरा एक वेरिएबल बना है, लेकिन इस एरिया के अंदर दो और वेरिएबल्स हैं। अगर आप देखो तो मुझे बताना चाहेगा कौन से दो वेरिएबल्स हैं? पाई और पाई और आर। रेडियस। हम्म, सही बोला, पाई है और एक आर है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा एक वेरिएबल है जो यूजर डिफाइन वेरिएबल है? पाई। और कितने लोग कह रहे पाई है? दो है मैम यूजर डिफाइंड।
अगर यूजर पाई कीवर्ड के तौर पे आता तो फिर होना था, यहाँ पे तो एज ए यूजर डिफाइंड ही कंसिडर होगा ना, क्योंकि मैम पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है ना। एग्जैक्टली किसने बोला ये? मुस्तजाब। मुस्तजाब ने बोला एग्जैक्टली जब आप पाई की वैल्यू लगाते हो तो पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है ना 3.14, यही होती है ना? हाँ यही होती है 3.14, पाई की वैल्यू तो यस मैम कांस्टेंट है यही है, ना? 3.14 ही है। जी हाँ मैम तो पाई कांस्टेंट होती है, लेकिन जो गिवन एक्सप्रेशन था वहां पे तो वैल्यू पाइथन को तो नहीं ना पता पाई क्या चीज है, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में तो पाई एज ए वेरिएबल के तौर पे ही आ रहा था। नहीं देखो, पाई आपका वेरिएबल जरूर है, ठीक है, ये भी आपका वेरिएबल है, पाई भी आपका वेरिएबल है, आर भी आपका वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन एक बात आप कोडिंग में ये याद रखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर वेरिएबल को एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल कर दो। अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका आपको पता है कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी ही रहेगी, तो यू डोंट नीड टू मेक इट यूजर डिफाइंड। आप उसको हमेशा कांस्टेंट वेरिएबल ही डिक्लेयर करोगे, सही। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे नाम के आगे ही सारे मेरे लेटर्स निकलने हैं, तो मैं अपने नाम को कभी भी एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल नहीं रखूंगी, मैं हमेशा अपने नाम को एक कांस्टेंट वेरिएबल रखूंगी। उससे मुझे फायदा क्या होगा कि ठीक है मेरा वेरिएबल एक जगह सेट है, अब मैं आगे फॉरवर्ड हो सकती हूँ। हाँ, अब अगर कंडीशन ये हो जाए कि मेरे पास सारे मेरे लेटर्स जो हैं या मेरे एक्सपीरियंस जितने भी हैं, वो सारी चीजें अब जनरल हैं और जो आपका वेरिएबल है वो अब आपका यूजर डिफाइंड हो गया, तो उस सिनेरियो में आपका जो वेरिएबल होगा उसमें आप यूजर से इनपुट लोगे, सही। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके हर वेरिएबल को यूजर डिफाइंड वेरिएबल होना चाहिए, सही है। ठीक है मैम, क्लियर तो है ये ये? कांस्टेंट वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्लियर कांस्टेंट हो गया वेरिएबल ये कांस्टेंट रहा, वेरिएबल। ये रहा। नहीं तो मतलब इसके साथ कीवर्ड हम्म, वगैरह यूज नहीं करेंगे कांस्टेंट स्पेसिफाई करने के लिए। नहीं 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 नहीं, देखो, कांस्टेंट वेरिएबल से मेरी क्या मुराद है? कांस्टेंट वेरिएबल से मेरी ये मुराद है कि थ्रू आउट द कोड उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, सही। मेरा अगर मैं कांस्टेंट वेरिएबल कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने अपने वेरिएबल को पहले ही डिफाइन कर दिया है और उसकी वैल्यू थ्रू आउट द स्क्रिप्ट अब चेंज नहीं होने वाली, तो वो मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, ये वेरिएबल ऐसा, ये मेरे सॉरी, जिसका डेटा स्क्रिप्ट में जाके आधी स्क्रिप्ट में जाके चेंज हो जाएगा, तो वो मेरा डायनामिक वेरिएबल बन जाएगा, जिसको हम यूजर डिफाइंड वेरिएबल भी कहते हैं, सही है। क्लियर है ये? अच्छा, अब यूजर डिफाइंड वेरिएबल भी हम बना लेते हैं। यूजर जी डिफाइंड वेरिएबल के मैम क्लियर है। आप में से ही किसी ने मुझे कहा था कि आर आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल होगा, तो मैं इनपुट ले रही हूँ, ठीक है, और मैं यहीं पे लिख रही हूँ एंटर द रेडियस। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये सही है? इसकी टाइप कन्वर्जन करेंगे ना। ओके, ये किसने बताया? ये किसने बताया है? मैंने मैम। मैंने, मुझे नहीं पता मैंने, नाम है आपका? मुनीब। मुनीब ने, ओके। तो टाइप कन्वर्जन कहाँ पे करूंगी मैं? मैम आर की। आर की टाइप कन्वर्जन करूंगी, इनपुट अच्छा। से पहले हमने इनपुट से पहले इंट लगाना पड़ेगा हमें या फ्लोट लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं किसी से पूछती हूँ सबर करे, यार एक तो सही, आमिर हुसैन आप मुझे बताएंगे कि क्यों इंट लगाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? जो मैम इसलिए आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। इसलिए क्योंकि जो इनपुट है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र से डेटा लेता है उसको स्ट्रिंग में भेजते हैं। इसलिए हमें टाइप कन्वर्जन करना लाजमी है अगर हम कोई नंबर ले लें। अच्छा, और अगर मैं टाइप कन्वर्जन नहीं करूंगी तो क्या एरर आ सकता है? एरर तो नहीं आएगा इसके अंदर, मगर ये होगा कि ये 2 मिनट है मैं बताता हूँ आपको। एरर तो नहीं हम्म आएगा मैम इसमें। हम्म। ये मगर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो वो नहीं आएगा। ओके, ठीक है, आ गया मेरे पास एरिया, मैंने इनपुट लिया। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं,
अब आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, स्ट्रिंग तो मल्टीप्लाई करते तो ये तो मतलब वैल्यू को वो कर देता है। आपके आप सबके माइंड में ये आंसर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस केस में तो हो सकता है वैसे। देखो। लेकिन वो एक्सपोनेंट को कैसे करेगा? एक्सपोनेंट पे तो नहीं ना एग्जीक्यूट करेगा। हम्म अगर अब स्ट्रिंग को आपके एक्सपोनेंट ऊपर। के साथ यूज करेंगे। ठीक है, देखो, कोर्स, ये जो हम सेशन अटेंड कर रहे हैं या एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था हम सिर्फ टेक्निकल स्किल सीखने नहीं है। हम यहाँ पे एक और हम मल्टीपल स्किल्स सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी, सॉफ्ट स्किल्स भी, और एक और स्किल्स होती है जो कि एक डेवलपर के पास होना इम्पोर्टेंट है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग की। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये दो स्किल्स आपके एक डेवलपर के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक आपके पास अगर एक प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। और एक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यही है जो कि अभी मैंने आपसे करवाई थोड़ी देर पहले। मैंने खुद आपसे बोला कि ठीक है, अगर मैं इंटीजर नहीं लिखती तो क्या ये एरर रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इस तरीके से जब आप अपने अपने आप से ही जब क्वेश्चंस करोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो जो जो चीज मैंने अब आपसे पूछी है, अब आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, उसके आंसर को देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैंने ये किया था और इसका ये आंसर आया था। सही है? क्लियर है सबको? जी मैं। अरे यार, मैं यहाँ पे वो नहीं पढ़ पाती हूँ, तो प्लीज। ओके, चलो फिर, अब किसी ने कोई सच मैसेज नहीं किया तो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया एरिया। मेरे पास एरिया आ गया, सही। बट मैं आपको कहती हूँ भाई मुझे इस टाइप का एरिया नहीं चाहिए, मुझे ऐसे डायरेक्टली नहीं दो, मुझे एक प्रॉपर सेंटेंस बना के दो। तो क्या करूँ मैं उसके लिए? कोई बताना चाहेगा? प्रिंट में मैम फॉर्मेटिंग कर दें। ओके, और फॉर्मेट, कैसे? प्रिंट, एफ प्रिंट, स्ट्रिंग को यूज कर फिर लीजिए। एफ डैश एफ करके, स्ट्रिंग। और मतलब कि कॉमा, सॉरी, एफ के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा के, द द एरिया ऑफ द सर्कल इज, और फिर जो कर्ली कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट्स के अंदर करके, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ओके, ठीक है, सही है, गुड वर्क। मतलब आप लोगों को फॉर्मेटिंग समझ में आ रही है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट लाते हैं। सही है। मैं कहती हूँ भाई, जब यहीं पे सब प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे अलग से वेरिएबल क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। जी मैम कर तो कर सकते हैं। सकते हैं। आंसर आ जाएगा। चला के देखते हैं, चल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ठीक है, मैं वेरिएबल के साथ तो फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, बट मैं उसी फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मूलाज भी डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ। सही। अच्छा, अब मेरे पास अगेन दिमाग में यही है कि डॉट फॉर्मेट के ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आप लोग बताएं, हो सकता है कि नहीं हो सकता डॉट फॉर्मेट के ऊपर? मैम आई हो थिंक नहीं हो सकता जाएगा क्योंकि मैम। उसमें इंडेक्स लेकिन लेना होता है। इसमें एक्सपोनेंट पे शायद एरर आए। ओके, करके देख लेते हैं एक दफा। अच्छा, जिसने बोला एक्सपोनेंट पे शायद एरर है, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि आई थिंक वहाँ पे हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं आर्गुमेंट्स में, जो देख लेते इंडेक्सिंग हैं। है उसके नहीं, हवाले से। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सही है। फॉर्मेटिंग का मकसद क्या होता है कि एक कोई चीज है, जैसे मेरे पास वेरिएबल है, मैं उस वेरिएबल की वैल्यू लेकर आ जाऊं। सही। मेरे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। सही। तो फॉर्मेटिंग का मकसद ही यही होता है कि ठीक है, आप अपने कोड को इस तरीके से लिखो जितनी आपको नीड है। अगर आपको लगता है कि ये एरिया कहीं आगे जाके यूटिलाइज होने वाला है, सही है, जैसे सरकमफेरेंस के अंदर या किसी भी चीज के अंदर एरिया यूटिलाइज होने वाला है,
दैट्स ओके। अगर यूटिलाइज होने वाला है आप वेरिएबल क्रिएट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो यूटिलाइज नहीं होगा, बस मुझे सिर्फ प्रिंट निकालना है, मुझे सिर्फ प्रिंट करके यूजर को शो करना है, तो फिर क्या जरूरत है कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं और अपनी मेमोरी को यूज करूं। ठीक है, क्योंकि आपका एक एक वेरिएबल आपके सीपीयू या जहां पे भी आप अपने सर्वर के ऊपर रखोगे अपना कोड, उसकी एक मेमोरी का पार्ट लेगा। सही है, क्योंकि वो वहां जाके वैल्यू को स्टोर कर रहा है। जब कोई चीज स्टोर होती है हमारे मोबाइल्स में, अगर इमेज स्टोर होती है तो वो स्टोरेज हमारी लेती है। सिमिलरली अगर एक वेरिएबल है वो भी कहीं स्टोर हो रहा है तो वो हमारे स्टोरेज लेगा उस सर्वर की या हमारे सीपीयूज की। तो यहाँ पे ये बात समझाने का मकसद ये था, प्रोग्रामिंग में हमेशा वो स्टेप्स करो जो कि नेसेसरी हैं, जो नेसेसरी नहीं है उनको इम्प्लीमेंट ना करो। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, एक क्वेश्चन है मैम यस जी। मैम। कि हमने अगर चेक करना हो कि हमारा कोई भी वेरिएबल जो है वो कितनी स्पेस ले रहा है मेमोरी में, तो फिर उसको कैसे हम्म। चेक करेंगे? या वो यहाँ से चेक होता है। लेट मी, एक तो ये है व्यू रिसोर्सेज, आपको यहाँ से पता चल जाता है। वेरिएबल्स आपके सेव होते हैं। अब वो एग्जैक्ट कहाँ पे सेव होते हैं ये मुझे याद, ये रहे आपके वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स आपके स्टोर होते हैं यहाँ पे। सही है, मैं अगर ठीक है इसको मैम, शॉर्ट, लेकिन मेमोरी का कैसे पता चलेगा कितना यूज होकर यूटिलाइज मेमोरी कर रहे हैं? आपकी यहाँ से पता चलती है, यहाँ से आपको पता चल रही होती है सिस्टम रैंक और डिस्क से। तो अगर हम जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं तो फिर कैसे पता चलेगा? यही तो है आपकी, देखो ना मैंने बताया तो है, व्यू रिसोर्सेज पे जाओगे आप पहले ये तो तो हम कॉल आपको, ऐप पे कर रहे हैं ना, अगर हम अपने पर्सनल सिस्टम पे कर रहे हैं तो? अच्छा आपके पर्सनल सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल आप वीएस कोड पे कर रहे हो या आप पारचाम पे कर रहे हो। अच्छा मैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं आपके इस क्वेश्चन से कि आईडीई जो वीएस कोड होता है, वीएस कोड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये विजुअल स्टूडियो कोड होता है, इसके ऊपर आप करोगे। सही है, सही है। तो ये आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है इसके अंदर भी आपके पास एक टाइप आती है जहाँ पे आपको वो वेरिएबल्स वगैरह सारे बताता है। यहाँ पे होता है, ये रहे, ये सारे वेरिएबल्स आपके यहाँ पे डिफाइन होते हैं आउटलाइन के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने सारे वेरिएबल्स चेक कर सकते हो। ये जो है ना आउटलाइन आपको दिख रही है, ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर आते हैं और ये सारे के सारे वेरिएबल्स आपके शो हो रहे होते हैं। मेरे इस वाले नोटबुक के अंदर सिर्फ एस और टी इस वक्त ओपन है, तो इस वजह से उसने एस और टी को सिर्फ बताया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, तो आपको वेरिएबल्स पता चलते हैं। पाई चार्म होती है एक और आईडीई, इसी तरीके की आईडीई होती है, उसके अंदर भी आपको वेरिएबल्स पता चल रहे होते हैं और उनकी स्टोरेज भी पता चल रही होती है। इसके अलावा स्पाइडर होता है, स्पाइडर के अंदर तो बाकायदा यहाँ पर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर आपको सारे वेरिएबल्स, उनकी स्पेसिंग, उनका सब कुछ आपको पता चल रहा होता है। सही, तो मल्टीपल आईडीई होते हैं। आईडीई का मतलब होता है कि इंटरफेस, जहाँ पे आप जाके कोडिंग कर सकते हो, डेवलपमेंट इंटरफेस की हम बात कर रहे होते हैं। तो वो डेवलपमेंट इंटरफेस ये होते हैं। और जब आप बड़े प्रोडक्ट्स पे जाते हो, मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो या जब आप एमएलओप्स की तरफ जाते हो या जब आप एक कर लो के फ्रंट एंड होते हो, बैक एंड होते हो, तो आप आईडीई को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो। एआई इंजीनियर को या मशीन लर्निंग इंजीनियर को आईडीई का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसका। ठीक है, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, ऑब्वियसली मैं आपको इसके ऊपर भी काम करवाऊंगी ताकि आपको इसका भी आइडिया हो, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी आप लोगों ने बैक एंड साइड पे जाना हो या फ्रंट एंड साइड पे जाना हो तो आपको आईडीई को यूटिलाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। सही, लेकिन एज अ एआई इंजीनियर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये वाली नोटबुक इम्पोर्टेंट होती है। सही है, तो मैम ये आई होप। हमें जो हम जो चेक करते हैं ये सारे वेरिएबल्स, इसका फायदा क्या होता है हमें चेक करने का? वेरिएबल्स कभी चेक नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस आपके वेरिएबल्स किसी और थर्ड पार्टी से ना आ रहे हो। थर्ड पार्टी से मुराद किसी और वेबसाइट से ना आ रहे हो, किसी और रिसोर्स से ना आ रहे हो या एपीआई से ना आ रहे हो। अगर वो वेरिएबल्स वहां से नहीं आ रहे होते तो आपको चेक करना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर वेरिएबल्स आपके वहां से आ रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ता है कि अच्छा कौन सा वेरिएबल मेरे पास आ रहा है और कौन सा वेरिएबल नहीं आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और ज्यादातर एपीआईज के अंदर वेरिएबल्स नहीं होते, वो आपको डिक्शनरी की फॉर्म में या जेसन की फॉर्म में आपको रिटर्न करते हैं पूरे, तो आपको वेरिएबल्स चेक नहीं करने होते।
लेकिन हाँ, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जब आपका कोड प्रोडक्शन पे जाता है, प्रोडक्शन लेवल का कोड होता है या कोई ऐसा कोड होता है जिसको आप सर्वर पे डिप्लॉय करना जा रहे हो, तो वो ये आपकी छोटी-छोटी चीज़ें लाज़मी चेक करता है। वो आपसे यहाँ तक कि होता है कि टीम लीड आके आपसे ये भी पूछता है कि आपने ये वेरिएबल क्यों यूज़ किया, इसका यूज़ कहाँ पर है? ठीक है? अगर वो बंदा होता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, बस ये मैंने ऐसे ही क्रिएट किया ताकि मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकूँ, तो वो खुद कहता है कि भई जब इसका यूज़ नहीं है आगे तो क्यों इतना वो कर रहे हो, इसको वो करवाओ। इससे क्या होता है, वेरिएबल्स जितने आप बनाते हो ना, उससे आपकी यूसेज बढ़ती है और आपकी कंप्यूटेशन भी स्लो होना शुरू हो जाती है। जब आप बड़े प्रोडक्शंस वर्क पे जा रहे हो, आप सोचो 1000 लैक्स के करीब वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर, तो वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं और फिर वो आपकी प्रोडक्शन या आपकी कह लो कंप्यूटेशन पे आपके बहुत ज़्यादा असर कर रहे होते हैं। इस वजह से इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम वही करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। राइट आई मैम। होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। यस मैम। सही है। और हाँ, जब करोगे इंटर्नशिप, प्रोडक्शन लेवल के कोड्स करोगे एज अ बैक, मैं आप लोगों को पता है एक चीज़ बोलूँगी, मुझे सबसे ज़्यादा एआई इंजीनियर के साथ साथ बैकएंड डेवलपमेंट में भी बहुत मज़ा आता है। उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम मिस कर देते हैं एज़ एन एआई इंजीनियर, वो आपको एज़ एन बैकएंड डेवलपर पता चल जाती हैं और बहुत, बहुत, बहुत हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए फिर ये, इन ओवरऑल सिनेरियो। ओके, मैम आप तो ये बैकएंड तो डेवलपमेंट किस स्टैक पे करती हैं? पाइथन, अभी मैं पाइथन पे ही कर रही हूँ, अब मैं रिसेंटली नोड जेंगो जेएस फ्लास्क? वगैरह के नोड जेएस पे भी ओके। कर रही हूँ। अच्छा, मैं फ्लाप जेंगो पे ज़्यादातर कर रही हूँ, अब मैं फास्ट एपीआई सीख रही हूँ। फास्ट एपीआई को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैं मेरा भी इंटरेस्ट ज़्यादा था एआई की साइड पे, लेकिन मैंने इंटरव्यू दिए थे तो इतना ज़्यादा मुझे मतलब ना होता है, क्योंकि मेरी बेसिक्स थी और मुझसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते, तो मेरा ये माइंड था कि मैंने सीनियर से भी मशवरा लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप पहले बैकएंड साइड पे अच्छे से फोकस कर लें और उसके बाद आपने ना एआई स्किल्स को कंटिन्यू रखना। तो अभी मैं एज बैकएंड डेवलपर जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में एआई को भी कंटिन्यू किया हुआ मैंने, हुँ, ताकि मेरी बैकएंड साइड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाए। एग्ज़ैक्टली। बैकएंड डेवलपमेंट आपको लॉजिक बिल्डिंग में, आपको बिज़नेस लॉजिक में, आपको अ, ये कोड ऑप्टिमाइज़ेशन में, कोड बेस्ट प्रैक्टिसेज़ में, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में, इसमें बहुत हेल्प करती है। बिलीव मी, बहुत हेल्प करती है और आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बिल्कुल। हम लोग कभी भी नेटवर्किंग के साइड को नहीं देखते। मुझे ये सर्वर वाली चीज़ें नहीं पता थी। मैं पहले पता है धड़ाधड़ वेरिएबल्स बनाती थी। धड़ाधड़ इतने वेरिएबल्स होते थे, जितनी स्क्रिप्ट, मतलब अगर 50 लाइन है ना, तो मेरी 50 से 10 लाइनों के अंदर वेरिएबल्स होते थे, 10 से 15 लाइनों के अंदर। फिर जब बैकएंड डेवलपमेंट में गई ना, पता चला भाई स्टॉप कर दो, उतने ही बनाओ जितने चाहिए, उतने नहीं बनाओ जिनकी नीड नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलती हैं फिर। ऐसे जैसे भी खैर आपने इस ऊपर तरीके जिक्र से किया ना, हम बार बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करते। अभी यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अब मैंने कोई काम किया तो मेरा स्क्वाड लीड उस चीज़ को देखेगा, वो मेरे से एक एक चीज़ का सवाल पूछेगा, आपने इतनी बार वेरिएबल क्यों क्यों डिक्लेयर किए हैं, जब 2 लाइन में हमारा काम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल होती है जब कोड को ऑप्टिमाइज हमने करना होता है। एग्जैक्टली exactly। और किसी ने मुझसे बोला था ना कि ये हम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं हम यूज़र डिफाइन, बट इसकी नीड नहीं है हमें यूज़र डिफाइन करने की, क्योंकि अगर हम इसको यूज़र डिफाइन रखेंगे भी तो यूज़र ने भी वही वैल्यू डालनी है जो हमने डाली हुई है। तो उसकी कोई बिल्कुल। नीड नहीं है, जिसकी कोई नीड ना हो उसको क्यों करना। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का पहला रूल है, वो करो जिसकी नीड है, वो ना करो जिसकी नीड नहीं है। सही है? अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस तरीके से एक्सपीरियंसेस थोड़े थोड़े शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों को बिगनर लेवल पे चीजें पता चलेंगी, तो हमें बहुत फायदा रहेगा। प्लीज म्यूट हो जाए। ओके, चलें। हमने ये चीज़ देख ली कि फॉर्मेटिंग के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल के बजाय हम फॉर्मूलाज भी अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं हम, मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ। टास्क ये है कि उम, आप लोगों ने 2 इनपुट्स लेने हैं यूज़र से, 2 इनपुट्स फ्रॉम यूज़र, और थोड़ा सा जूम की। ओके, और उनके ऊपर प्लस, माइनस
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों इम्प्लीमेंट करने हैं। क्लियर हो गया क्या करना है? अब इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं कर सकती, सॉरी। ये चारों एप्लीकेशन, ये चारों आपने इम्प्लीमेंट करने हैं ऑपरेटर्स। मैं यहीं पे शेयर भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, जो सबसे आसान उसमें कर लेगा ना, उसके लिए बेस्ट होगा ये। और अपने चैट, मेरे मीटिंग चैट के अंदर ना आप डालते जाओ अपने आंसर्स जो कर लिए उसके बाद, ताकि हमें पता चलता रहे, हम एक दूसरे के कोड से ही सीखेंगे फिर। ये शाहिद ने लिख के दिया, ओके। ओके, मोहम्मद मुनीब। ओके, मोइज। हम्म, बाकी सब भी डालें जल्दी जल्दी। अच्छा, जब आप एक डेवलपर होते हैं ना, तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी बहुत काम आता है, तो उसको भी यूज़ करें, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, मुस्तजाब। कोई और डाल रहा है? कंफर्म करना है? 4 ने तो डाल दिया, शाहिद ने, मुस्तजाब ने, आमिर ने। आमिर साहब, आपने किया सही है, लेकिन आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है। और कोई डाल रहा है? मैम आप 2 मिनट वेट करें, मैंने लिख लिया, लेकिन वो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू, सॉरी, वो मैंने लैपटॉप पे डाला हुआ है, मेरा फोन पे मैंने क्लास ज्वाइन की हुई है, तो मुझे 1 मिनट लगेगा। ओके ओके, ठीक है। मैम कोड सॉरी, कोई कुछ कह रहा था? मैम कोड तो चल गया था इस पर। हम्म, कोड चल गया था, ठीक है। कोड तो सबका चला होगा, जिसने भी किया है उन सबका चला है, और सबने सही किया। मैं ये नहीं कह रही कि सबने गलत किया, सबने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया है। जो मैंने कहा था वही किया है।
आप कह रहे थे इसमें एक छोटा सा गलती है वो। बताती हूँ ना मैं आपको, छोटी सी गलती। किया तो सही है सबने। किसी के माइंड में आ रहा है इनके कोड को देखकर, आमिर हुसैन के कोड को देख कर कि क्या गलती हो सकती है? इट्स नॉट अ गलती। मैं ये नहीं कहूँगी कि गलती है बहुत बड़ी, बट जो अभी हम बात कर रहे थे ये उसकी बात है। ओके मुस्तजाब। ओके। अच्छा एक मिनट में मैं जरा। मुझे पता चल गया वो शायद जो नाश में जो डिवाइड था उसमें सिंगल वाला लगाना है। नहीं वो भी नहीं है, डिवीजन तो आप कोई भी लगा सकते, सिंगल लगाओ डबल लगाओ। ठीक है, मेरी स्क्रीन आ रही है आप सबके सामने? स्क्रीन आ रही है? जी आ रही महफूज है अली, मैम, आ रही है। महफूज अली अभी हम फंक्शंस पे नहीं गए, तो बाकी सबको कंफ्यूज ना करें। सही है, स्क्रीन आ रही है आप सबके सामने। ओके मैम। देखें, ये कोड है नम आमिर साहब का। सही है, और आमिर साहब ने ये बहुत बेहतरीन चीज की है कि उन्होंने यूज किया है फॉर्मेटिंग को इस तरीके से। बट आमिर साहब, क्या मुझे वाकई में इन वेरिएबल्स की जरूरत थी? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती थी डायरेक्ट? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं इसी वजह से चेक करना चाह रही थी कि आप लोग कितना ज्यादा इस चीज को फोकस करते हो। ये इसीलिए मैंने आपको दिया था, वरना आप में से कुछ बोल रहे होंगे यार ये तो इतने बच्चों वाला कोड है, मैम, इसमें क्या। जी। मैम मैंने भी पोस्ट कर दिया, डाल दी। ओके मैं देख लेती हूँ। कहाँ है फाकिया का कोड? जी फाकिया, फाकिया ने अच्छा डाला है। गुड फाकिया। सही है, तो हम ये भी तो कर सकते थे ना इस तरीके से। अब देखो मेरे पास अगर मैं ये कोड कम कर दूं तो मेरे पास कितना कोड बचा? बस इतना सा। और मैं इसको रन करूंगी तो क्या एरर आएगा कुछ? 2 4, ये तो तब भी चल गया। सही है, तो इस तरीके से। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब आप अब प्रोग्रामिंग करते हो ना, प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रीड इट विद योर क्लियर माइंड। ठीक है, क्योंकि इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर अगर वेरिएबल आपको क्रिएट करना होगा तो इसी स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ होगा कि आपने वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, फंक्शन बनाना होगा तो वो भी लिखा हुआ होगा कि यू नीड टू क्रिएट अ फंक्शन। इसके अलावा अगर लिस्ट बनानी होगी तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा यू नीड टू क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसको हमेशा क्लियरली पढ़े और उसी जो लिखा हुआ है ना उसी को इम्प्लीमेंट करें। सही है, तो ये भी, इसमें भी क्या होता है, आपको ये इंटरव्यू के वक्त बहुत सेव करता है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पढ़ते हो और आपने वही करना होता है जो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आपको वो नहीं करना होता जो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं है। ठीक है, और हम वो कर देते हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर भी हमें बोलता है कि ये आपने क्यों किया, ये लिखा हुआ था क्या कहीं पे? वो लिटरली ये पूछता है। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और हम नहीं करते तो वो कहता है आपने ये क्यों नहीं किया, ये तो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये वाला पार्ट रिमेनिंग रह गया आपका, वो ये कहेगा आपको। तो ऑलवेज रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपरली एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चैट जीपीटी पे जाकर भी और पाइथन पे जाकर भी पेस्ट कर सकते थे और वो कोड आपको रिटर्न करता। नाउ यू ऑलरेडी नो द कोड, आपको पता है कि कोड किस टाइप का आएगा, अगर वो रिटर्न करेगा वो सही होगा तो यू कैन गेट द कोड फ्रॉम देयर ऑल्सो। सही है, इसी वजह से मैंने कहा था कि आपको कोड का पता होना इम्पोर्टेंट, ताकि अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर भी जाके प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो वो कोड आपको रिटर्न करे तो आपको आइडिया हो कि उसने कोड क्या रिटर्न किया, क्या वो सही है या नहीं है। सही है, तो यहाँ से हमने दो चीजें आज मेनली सीखी हैं, वेरिएबल्स को क्या चीज हमें करनी इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नहीं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें फोकस करने की नीड होती है। सही है, ओके। तो आई थिंक
इसके अलावा आपके पास किसी का कोई सवाल है अभी यहाँ पे? अगर हो तो मुझसे पूछ रहे तो फिर हम आगे फॉरवर्ड हो जाए। मैं सोच रही हूँ थोड़ा गिट के ऊपर आप लोगों को करवा लूँ, क्योंकि इसके बाद फिर कंडीशन आ जाएंगी आपके पास। हम्म, किसी का कोई सवाल है? नो। ठीक है, तो गिट थोड़ा सा कर लें आज, ताकि आप लोग पुश और पुल कर सको एटलीस्ट। श्योर मैम। ओके, तो एक काम, मुझे ये बता दें किस किस के पास गिटहब ऑलरेडी है, अकाउंट बना हुआ है, सब किस किस का? मैम मेरा हाँ। अच्छा, सब कमेंट में यस कर, उसमें ये चैट पे यस लिख दें अगर सबके पास बना हुआ है तो, ताकि फिर मैं अकाउंट ओपनिंग का नहीं बताऊं, मैं डायरेक्ट आपको पुश और पुल का बताऊं फिर। यस 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 यस, ठीक है। ज्यादातर के पास बना हुआ है मेरे हिसाब से। फाकिया आपके पास पड़ा हुआ है? नहीं, मोहम्मद अफा आपके पास नहीं बना हुआ। यस आई यस हैव। बना हुआ है। ओके, अरे बस साइन इन करना होता है ना अब तो गिटहब के ऊपर, ऐसा ही है ना? मैंने अभी, अच्छा मैं यहीं पे ही देख लेती हूँ ताकि यहीं से ही हम कंटिन्यू कर लें। ओके, स्क्रीन आ रही है मेरी? यस मैम। जी मैम आ रही है। ठीक है, ये आपका गिटहब है, सही है। आप लिखोगे गिटहब, वो आपको गिटहब का दे देगा इस तरीके से, एंड देन यू कैन जस्ट नीड टू साइन अप, दैट्स इट। यहाँ पे जाओगे, साइन अप करोगे, वो आपको ईमेल मांगेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा और आपसे यूजर नेम मांगेगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, यूजर नेम आप वो रखिएगा जो कि आप अपना प्रोफेशनल नेम बनाना चाहते हो, सही है? क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम लोग क्या रख देते हैं, हम कोई अजीब से नाम रख देते हैं, जैसे आजकल के नहीं चल रहे प्रिंसेस शाहिद और इस तरीके के नाम रख देता है। डोंट एवर मेक सच अ डंप अ यूजर नेम, कभी नहीं बनाइएगा। यूजर नेम यहाँ पे बना लेंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपके लिए पूरी लाइफ सेट है, ठीक है? और ऐसे यूजर नेम बनाओ कि अगर कल को कोई आपको सर्च करता है तो उसके पास गिटहब को सर्च करने में देर ना लगे, सही? दूसरी चीज, ये यूजर नेम जो आप लिखोगे, ये यूजर नेम ही आप किसी और को पास करोगे। जब आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हो तो आप अपना लिंक फॉरवर्ड नहीं करते, आप अपना यूजर नेम फॉरवर्ड करते हो, सही है? उस यूजर नेम से वो आपके गिटहब को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। और यूजर नेम अगर अवेलेबल नहीं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम अक्सा है, अक्सा नाम के बहुत सारे अकाउंट्स होंगे और वो मुझे अलाउ नहीं करेगा जब तक कि मेरा यूजर नेम यूनिक यूजर नेम नहीं हो जाता, सही है? तो ये दो बातों का ध्यान रखना। आगे जब भी कोई आपका गिटहब मांगे तो उसको अपना यूजर नेम देना, प्रोफेशनल लगेगा। और दूसरा, यूजर नेम हमेशा प्रोफेशनल बनाना, और अपनी ईमेल्स को भी अपने हमेशा प्रोफेशनल रखना, इस तरीके के रखना जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है अक्सा मुइज, अक्सा मुइज, तो मैंने अपना ईमेल भी वैसे ही रखना है, aksa.muiz@gmail.com, ठीक है? या अक्सा मुइज के आगे मेरा सरनेम आ जाएगा, उस सरनेम को रखते हुए मुझे अपना रखना है, सही? तो ये भी आप ये दो चीजें अपनी रखिएगा ताकि आपको आसानी हो। तीसरी चीज, पासवर्ड वो नहीं रखिएगा जो कि आपका कह लो कि गूगल का हो, या कोई ऐसा पासवर्ड हो जो कि जेनेरिक पासवर्ड हो, वो नहीं रखिएगा। जस्ट सॉरी, ठीक है? पासवर्ड वो रखिएगा जो कि आपका कहीं पे यूज ना हो, और कोशिश कीजिएगा ये पासवर्ड आपका कहीं और पे यूज ना हो, ठीक है? इसका रीजन ये होता है कि गिटहब आपका वो अकाउंट होता है जो कि प्रोफेशनली आपको शो कर रहा होता है, और ऐसा बहुत ज्यादा होता है, कोलैबोरेशन के तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन गिटहब अकाउंट को भी हमें सिक्योर रखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी पब्लिक कीज होती है, कुछ हमारी प्राइवेट रेपोज बनती है जिनमें हमारी पब्लिक कीज होती हैं, जिनमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस वजह से पासवर्ड हमेशा ऐसा रखिएगा जो कहीं और यूज ना हो। और जब वो कर लें आप तो फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? जिसके पास नहीं बना हुआ वो बना ले अभी। क्लियर है यहाँ तक? ये मैं आपको वो एडवाइसेस दे रही हूँ जो एज अ प्रोफेशनल मैंने सीखी है। नाउ लेट्स मूव विद माय गिटहब अकाउंट, ठीक है? दिस इज माय गिटहब, ओके? अच्छा, जब आप स्टार्ट करोगे आपके सामने इस टाइप का कुछ नहीं आएगा, आपके सामने बहुत नई प्रोफाइल होगी। तो उस नई प्रोफाइल के अंदर आपको इस तरीके से अपना नेम,
अपनी प्रोफाइल, अच्छा मैंने अभी अपनी प्रोफाइल नहीं लगाई है, आप लोग चाहो तो अपनी प्रोफाइल लगाओ या ऐसा कोई पिक्चर लगा दो जिससे आपका रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ भाई ये इनकी है। ठीक है। आपका एक्सपीरियंस, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी लर्निंग कर रहे हो तो आप ये लिख सकते हो पाइथन लर्नर, एआई लर्नर, या एआई एथियोसिस्ट, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो आप लिख सकते हो। इट्स, देखो अपने आप को जो आप बताना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि मैं एज अ प्रोफेशनल ये कहलाया जाऊं, जैसे मुझे होता है कि मैं प्रोफेशनली टेक्निकल लीड कहलाई जाऊं, तो मैं वो लिखती हूँ यहाँ पे। पर अगर मुझे हो कि नहीं मुझे एआई इंजीनियर ही लोग जाने हैं, तो मैं यहाँ पे अपना वो कर दूंगी कि मैं बोलूँगी ठीक है मुझे एआई इंजीनियर समझ लो आप। सही है। इसके बाद अब अपनी लोकेशन वगैरह ये सब आपका ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपसे कनेक्ट हो सके डायरेक्ट योर गिटहब, तो आप कर सकते हो। यहाँ से भी गिटहब से भी कनेक्शंस बहुत आते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका कोड जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो पहले आपका गिटहब चेक किया जाता है, देन आपके आगे बढ़ा जाता है। तो अगर कोई ऐसा डेवलपर होता है जो कहता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और वो अपना गिटहब भी अपनी रिज्यूमे में नहीं लिखता, तो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये भी होता है कि अपना अपना हमेशा लिंक देना, या तो ईमेल दे दो या तो लिंक्डइन दे दो। सही है। उसके बाद आप क्या करोगे ये भी मैं बताऊंगी, बट आज नहीं, आज हम वो देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप जाओगे रेपोजिटरी पे, अगर मैं स्पीड में जाऊँ ना तो फिर मुझे बोल देना, तो फिर मैं उसको कम कर दूंगी स्पीड को अपनी। और यहाँ पे जाओगे न्यू पे, जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक पेज खुलेगा, और यही आपका मेन पेज है। सही। ये आपके पास क्या होता है देखो। मैम प्लीज थोड़ा सा जूम करेंगे। ओके, क्लियर है। हाँ जी अब बता। ठीक है। ये आपका मेन होता है। इससे क्या होता है देखो, रेपोजिटरी को मैं क्या बोलूँ, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बोलूँ ना, तो रेपोजिटरी जैसे आपका लोकल पीसी के अंदर हम फोल्डर या डायरेक्टरी बनाते हैं, सिमिलर वे में रेपोजिटरी इज योर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आपके प्रोजेक्ट की, डायरेक्टरी आपके फाइल्स की, डायरेक्टरी आपके कोई ऐसी चीज की जिसको आप सेव करना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमेजेस भी अपनी सेव करते हैं रेपो पे, और वो प्राइवेट रखता है। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है और ये फ्री भी है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हम स्टोरेज को यूज करें, सच हम रेपो बना लें तो उसके अंदर सेव कर देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो कोई भी डायरेक्टरी, ये आपकी डायरेक्टरी है और आप इसके अंदर कुछ भी चीज रख सकते हो। सही। लेकिन एक चीज याद रखना, रेपोजिटरी का नेम वो रखना जिससे आपको पता चल सके कि अच्छा ये रेपोजिटरी मेरी इस वाली चीज के लिए। फॉर एग्जांपल मैं जो रेपोजिटरी बना रही हूँ वो आपके प्रोग्राम के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगी एआई प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। राइट। मैंने ये लिख दिया। देखो उसने मुझे बता रहा है ये कि हाँ ये वाला नाम अवेलेबल है, आप रख सकते हो। अगर ये नाम अवेलेबल नहीं होता तो वो मुझे कहता है नो नॉट अवेलेबल, और आप वो नहीं रख सकते रेपो का नाम। ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, ऐसा रखा है कि मुझे अब पता चल रहा है कि अच्छा मुझे अगर प्री रिक्वेस्टेड प्रोग्राम का कोई भी कोड जाकर देखना है, मैं इस वाली डायरेक्टरी में जाऊंगी और मुझे वो सारा कोड मिल जाएगा। सही है। उसके बाद जब आप मूव करोगे, डिस्क्रिप्शन इट्स ऑप्शनल, इट्स टोटली अप टू यू, आप डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते ये आपके ऊपर है। ठीक है। देन आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। अब ये भी आपके ऊपर है, आप उसको पब्लिक करना चाहते हो, सॉरी, या प्राइवेट करना चाहते हो। सही है। मैं तो इसको पब्लिक रखूंगी क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये अब मुझे शेयर करनी है तो मैं इसको पब्लिक रखूंगी। अगर मैं चाहती हूँ नहीं ये मेरी प्राइवेट चीज़ है, मैं इसको अपने किसी को शेयर ना करूँ, तो मैं इसको प्राइवेट कर दूंगी, फिर ये किसी को नजर नहीं आएगी सिवाय मेरे। सही है। अच्छा यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, इन ये दो फाइल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बट ये कब इंपॉर्टेंट होती हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, अभी मैं इन दो फाइल्स के ऊपर नहीं जाते। सही है। और आप यहाँ पे कर दो अपनी क्रिएट रेपोजिटरी। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको गिट की कमांड्स दिख रही हैं। ये कमांड्स वो कमांड्स हैं जो कि मोस्टली मोस्टली हम रोज यूज कर रहे होते हैं इन द प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। गिट इनिट हटा दो, मैं आपको बता देती हूँ। एक ये वाली कमांड, दो और तीन, एक, दो और ये वाली तीन। ऐड की कमांड,
कमिट की कमांड और पुश की कमांड, ये हम बे इंतहा के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी दिन में हम 4 से 5 दफा यूज कर लेते हैं ये भी, ठीक है। तो ये तो हम बहुत यूज करते हैं। तो ये 3 कमांड्स तो आपने अपने जहन में रखनी ही रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सही है। अच्छा, इस कमांड्स को रन करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आपको अपने इसके अंदर लैपटॉप के अंदर गिट इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। गिट गिट हब नहीं, गिट। देखो ये आ गया डाउनलोड गिट, ठीक है। ये आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना होगा। आपका मैक हो तो मैक कर लो, विंडोज हो तो विंडोज कर लो, और लिनक्स हो तो लिनक्स कर लो। और सिमिलरली सेम टाइप की जैसे पाइथन की हमने इस तरीके से, देखो आ रहा है, आप इसको क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पे .exe फाइल यहाँ पे सेव करके दे देगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको अभी नहीं कर रही, आप कर लीजिएगा। और इसके बाद इसको ऐड टू पाथ की लाजमी कीजिएगा, और फिर अ, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। दैट्स इट। सिमिलर है जैसे पाइथन किया था हमने, कोई वो नहीं है, सही है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम तो गिटहब पे काम कर रहे हैं, गिट की क्या जरूरत है? ऐसा आ रहा है किसी के दिमाग में? ये सवाल आ रहा है यस या ये मैम। सवाल सिर्फ मेरे ही दिमाग में आते हैं? ओके, मेरी स्क्रीन तो आ रही है ना आपके सामने? यस मैम, आ रही है क्लियर। ओके, अच्छा, अब एक काम करते हैं, गिट और गिटहब का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। मैं पहली चीज में आपको ये बता दूं, गिट, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
So sorry. Actually, I had a call and important, so that's why. Okay, let's start again. We were talking about Git. Okay, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं. GitHub is not only the platform जहाँ पे हम अपनी कोड को रखते हैं. ये मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ. Bitbucket is the second platform. Azure DevOps is the third platform. ठीक है. ये तीन मेरी आवाज तो आ रही है ना आप सबको? यस जी मैम जी आ मैम, रही अब है। आ रही है आवाज। ओके. ओके, थैंक यू. ठीक है. GitHub इज द क्लाउड सर्विस जहाँ जो वो हमें अलाउ करती है कि आप अपने कोड को आके मेरे पास सेव कर सकते हो. सही है. सिमिलरली Bitbucket इज ऑल्सो अ क्लाउड सर्विस जो कि अलाउ करती है आपको कि आप मेरे पास आके सेव कर सकते हो. सिमिलरली Azure DevOps भी ऐसे ही है. ठीक है. वो क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो आपको इस तरीके से एक URL जनरेट करके देते हैं. तीनों Bitbucket का होगा तो GitHub की जगह पे आपको क्या मिलेगा, bitbucket.io. ठीक है. इसके अलावा अगर DevOps का होगा, Azure DevOps का होगा तो लिखा हुआ होगा azure.devops.com. ठीक है. इसी तरीके का आपको URL मिलता है और इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है Git का. ठीक है. मैंने आपको पहले बताया ये बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की और इसी के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. GitHub, Bitbucket, Azure DevOps, they are cloud services. They don't have to do anything with your local. सही है. इनका आपके लोकल से कोई कनेक्शन नहीं है. ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें. सही है. अब सवाल ये आता है कि ठीक है, अगर ये क्लाउड सर्विसेज हैं और इनका मेरे लोकल से कोई कनेक्शन नहीं है तो वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा मेरे लोकल से कि मैं उनको क्लाउड पे भेज सकूं. वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम गिट यूज करते हैं. सही है. गिट आप बिटबकेट के साथ भी कर सकते हो. गिट आप गिटहब के साथ भी कर सकते हो. गिट आप डेवऑप्स के साथ भी कर सकते हो. ठीक है. मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक होता है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो प्रेफर करती है अपने कोड को पुश करना या अपने कोड को सेव करना. अगर कल को आप कहते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो वो कहती है कि मुझे तो बिट बकेट पे काम करवाना है, घबराने की जरूरत नहीं है. द वे इज सिमिलर एज यू हैव द गिटहब. ठीक है. गिटहब का बस यूआरएल डिफरेंट होगा और बिट बकेट का यूआरएल डिफरेंट होगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको कि गिट क्या है और गिटहब क्या है? जी ठीक है. ओके. यस मैम. ठीक है. तभी मैंने आपसे कहा था कि गिट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपको गिटहब डाउनलोड करना होगा. मैंने आपसे कहा गिट डाउनलोड करना होगा आपको. सही है. क्यों? क्योंकि जब आप डाउनलोड करोगे तो ही तो गिट आपको अलाउ कर सकेगा कि आप क्लाउड सर्विस से कनेक्ट कर सको. सही है. मैं गिटहब नहीं कहूंगी, मैं क्लाउड सर्विस कहूंगी ताकि आपके माइंड में रहे कि क्लाउड सर्विस कुछ भी हो सकती है. सही है. जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो अगर मैं आपको CMD करके बताऊंगी तो यहाँ पे अगर आप गिट लिखोगे तो इस तरीके से आपके पास पूरी हेल्प आनी चाहिए. आपको दिख रही है. ठीक है. मैंने सिर्फ गिट लिखा है. इस गिट के बेसिस पे ये पूरी की पूरी हेल्प आएगी आपके पास. सही. ये कब आएगी? जब आप इंस्टॉल कर लोगे अपना गिटहब या सॉरी गिट. जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके से आपके पास पूरी डिटेल आएगी. जब ये डिटेल आ रही है दैट मीन यू हैव गिट एंड नाउ यू कैन यूज गिट. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन तो वो पूछ ले अभी. कंफ्यूजन है या नहीं है तो जरा तो बता दें. क्लियर है मैम. क्लियर है. ओके. पक्का सबको क्लियर है? ऐसा नहीं होगा किसी को कोई कंफ्यूजन हो और फिर आगे जाकर उसको चीज़ समझ आए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये इंटरव्यूज के दरमियान चाहे आप सीनियर लेवल का दो, चाहे आप जूनियर लेवल का दो, चाहे आप इंटर्न लेवल का दो, ये क्वेश्चंस होते हैं गिट और गिटहब के. सही है. तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. ओके. अब लेट सपोज मेरे पास अच्छा कोलैब का क्या फ़ायदा होता है? कोलैब अगर मैं आपको दिखाऊं, कोलैब आपको डायरेक्टली भी कनेक्ट करवा देती है गिटहब से. मैं जो इसको एक मिनट दीजिएगा. देखो ये दिख रहा है. सही है.
इसका क्या फायदा होता है, अगर आप कहते हो कि मैम मैं तो लोकल पे काम नहीं कर रहा, मैं तो कोलैब पे काम कर रहा हूँ, कोलैब इज द क्लाउड सर्विस, मैं वहां से कैसे अपने गिटहब से कनेक्ट कर सकता हूँ, डोंट वरी, आपको वो कोलैब दे रहा है ऑप्शन, भाई डायरेक्ट गिटहब पे पुश कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। बस ये जब आप इसको क्लिक करोगे, ये आपसे बोलेगा कि भाई कोलैब को ऑथराइज करवाओ। जब आप ऑथराइज करवाओगे, देखो इस तरीके से स्क्रीन आएगी, स्क्रीन आएगी, अपना यूजर नेम दो, अपना पासवर्ड दो, साइन इन करोगे, वो आपको सारी रेपोज लिंक ला के दे देगा, अपनी जो रेपो है उसको क्लिक करो और फिर फॉरवर्ड हो जाओगे। ठीक है, दोबारा बता दूं, जब कोलैब पे काम कर रहे हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जाओ, सेव अ कॉपी इन गिटहब करो, वो डायरेक्टली आपको अलाउ करेगा ऑथराइजेशन के लिए। आप ऑथराइजेशन में यूज़र नेम डालो, अपना पासवर्ड डालो, साइन इन करो। जैसे ही साइन इन करोगे, वो आपको आपकी अकाउंट पे ले जाएगा और उस अकाउंट में जितनी रेपोजिटरीज होंगी वो सारी रेपोजिटरीज आपको दे देगा। आप अपनी रेपो क्लिक करो और बस गो कर दो, दैट्स इट, ये आपको करना है। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब कहानी आती है हमारे लोकल की। लेट्स सपोज मैं अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, मेरी अगर स्क्रीन कहीं पे भी स्टक हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं ओपन विथ कोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी कोड करना होगा थोड़ा सा, तभी मैं पुश कर सकूंगी ना, अदरवाइज तो मैं पुश ही नहीं कर सकूंगी। अच्छा, मैं कोड क्या करूंगी, मैं वही कोड करूंगी जो हमने सीखा है। मेन डॉट पी वाई लिखा, मेन डॉट पी वाई लिख के वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज अक्सा, और जस्ट उसको प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। या मैं डायरेक्टली अक्सा भी प्रिंट कर देती हूँ, इसकी भी नीड नहीं है, हमें आसान रखते हैं ताकि क्लियर रहे। ठीक है, जब मैंने ये कर दिया, अब आप क्या करोगे, कोलैब में हम क्या करते हैं, हम सेल को रन करते हैं। वीएस कोड में हम पूरी की पूरी फाइल रन करते हैं, कभी भी एक सेल रन नहीं होता, फाइल रन होती है। फाइल कैसे रन होगी, आप इस टर्मिनल पे जाओगे, न्यू टर्मिनल क्लिक करोगे, आपके पास ये खुल जाएगा। सही है, आप ऐसे टर्मिनल पे आ जाओगे, टर्मिनल पे आके क्या लिखना है, पाइथन की फाइल है, आप लिखोगे पाइथन मेन डॉट पी वाई और एंटर कर दोगे, देखो उसने प्रिंट कर दिया। सही है, बस ये इतना आसान काम है। जो भी चीज आप कोलैब पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सारा काम कोलैब पे अलग अलग सेल पे किया, ये अलग अलग सेल पे नहीं होगा, क्या होगा, ये एक साथ सारे सेल पे आ जाएगा। लेट सपोज मैं करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, मैंने ये कर दिया। ठीक? अब मुझे इसको रन करना है, सेम वे पाइथन मेन डॉट पी वाली का, एंटर द रेडियस, वो वहां पे सेल वाइज हमसे रेडियस मांग रहा होता था, अब वो यहाँ पे हमसे रेडियस मांग रहा है, मैंने 5 रेडियस दे दिया, देखो उसने बता दिया मुझे डायरेक्टली। सही है, तो सेम वे है जैसे हम कोलैब पे कर रहे होते हैं, बट कोलैब पे सिंगल सेल रन होता है, यहाँ पे फाइल रन होती है। ठीक है, अच्छा अब मेन टॉपिक हमारा था गिट का, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अगर ये हो जाता है तो, ये जूम नहीं हो रहा, वेट, अब होगा। सही है, क्लियर है, नजर आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब आपका मेन काम यहाँ पर होता है, आपने गेट इंस्टॉल कर लिया, जब आप रेपो बनाते हो, बिल्कुल न्यू रेपो आप बनाते हो, तो आपको वो देता है कुछ कमांड लाइंस यहाँ पे। सही है, ये वो कमांड लाइंस होती हैं जो कि आप यूज करते हो। सही है? अब मैंने अपना ये पूरा का पूरा फोल्डर नया बनाया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी डॉट गेट और कुछ भी नहीं है। सही है, मैं यहाँ पे लिखूंगी गेट इनिट। ठीक है, इनिट का मतलब होता है कि मैं गिट को इस फोल्डर में इनिशियलाइज करवा रही हूँ। ठीक है, देखो इनिशियलाइज मैं क्यों करवा रही हूँ, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने गिट इंस्टॉल करा और वो आपके पूरे लोकल के ऊपर इनिशियलाइज हो गया, अब आप सोचो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो, आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रही हो, वो सब के सब गिटहब पे जाने के लिए रेडी हैं। क्या ये सही है या गलत है अकॉर्डिंग टू यू? कोई बताना चाहेगा? ये दोबारा गलत है मैम, पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन। नहीं हो सकता। ये गलत है। ठीक है, तो
उस चीज को गिट ने अब मद्देनजर रखते हुए ये वाली कमांड दी है। उसने बोला भाई जिस फोल्डर में गिट चाहिए ना, बस वहां जाके गिट इनिट कर दो, बाकी किसी जगह पे करने की जरूरत नहीं है। सही है। आपने उसको गिट इनिट किया, एंटर करोगे, इसने आपको लिख के दे दिया इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। सही है। स्टिल वो कह रहा है कि उसने एक गिट रेपोजिटरी बनाई है। रेपोजिटरी मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपकी डायरेक्टरी है। सही है। अच्छा, इसने किया हुआ है, क्या कहा हुआ है, एआई प्रोग्राम, हम एआई प्रोग्राम पे खड़े हैं। सही है। और इसने कहा हुआ है कि मैं डॉट गिट बना चुका हूँ। हमें तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही डॉट गिट। सही। डॉट गिट हमें कहाँ नजर आएगी, हमें यहाँ नजर आएगी। ये हिडन फोल्डर होता है। इसको भी देखने के लिए आपको व्यू पे जाके हिडन आइटम पे क्लिक करना होगा। अगर मैं ये क्लिक कर दूं, ये यहाँ से भी हट जाएगी। ठीक है। तो आप हिडन आइटम्स रखोगे तो डॉट गेट आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लियर है। तो अगर आपके पास ये वाला फोल्डर है, दैट्स मीन इस वाले फोल्डर के अंदर गेट क्या हुआ हुआ है, इनिशियलाइज हुआ हुआ है ऑलरेडी। अब आपको और इनिशियलाइज करवाने की नीड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको। जी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसने भी देखो यहाँ पे गेट इनिट पहले किया था। सही है। अच्छा, इसके बाद सेकंड कमांड है गेट ऐड की। चलो मैं यहाँ पे अब आपको गेट ऐड का बताती हूँ। गेट ऐड का मतलब है कौन सी फाइल या कौन सा फोल्डर आप गिट रेपोजिटरी में ऐड करना चाह रहे हो। सही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सारी की सारी फाइल्स ऐड करवा दो, ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ एक फाइल ऐड करवाओ, ये भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप सारी फाइल्स ऐड करवा रहे हो तो आप डॉट लगाओगे। अगर आप सिंगल फाइल ऐड करवा रहे हो तो आप सिर्फ फाइल का नाम लिख दोगे। सही है। क्या है, गिट ऐड कमांड है। उस कमांड के आगे आपके अपनी फाइल का नाम लिखना है, जो आप फाइल चाह रहे हो कि मैं अपने गिटहब पे भेजूं। सही है। क्लियर है यहाँ तक। एंटर करोगे, इसने आपकी फाइल को ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स एडेड। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो देखो इसके आगे इंडेक्स एडेड भी लिखा हुआ आ रहा है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं इस फाइल में जरा सा भी कुछ ऐड करती हूँ, देखो इसने ग्रीन लाइन दे दी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, इंडेक्स मॉडिफाइड। सही है। अब ये वाली जो फाइल है वो गिट ने अपने पास ऐड कर ली है मतलब। ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी भी दिखाऊं तो, सॉरी मैंने इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक कमांड ऐसी कमांड होती है जो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कौन सी कमांड है, स्टेटस की। सही है। ये स्टेटस में क्या आ रहा है, स्टेटस में आपके पास दो कलर्स होते हैं, एक ग्रीन कलर एक रेड कलर। जो ग्रीन कलर है ना, तो समझ लो ये वो फाइल है जो गिट के पास ऑलरेडी है। सही है। और अगर रेड कलर है तो वो समझ लो कि वो गिट के पास अभी मौजूद नहीं है। सही है। ये क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सबको। मुझे ऐसा लग रहा है यस क्लियर नहीं मैम, हो रहा। क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो पूछते जाओ मेरे से। चलो आगे बढ़ते हैं। सही है। अब आपको पता है कि मैंने अभी इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है, तो मुझे अब दोबारा से गेट एड मेन डॉट पी वाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मॉडिफाई कर चुकी हूँ। अब अगर मैं गेट स्टेटस करूंगी, सो सी, अब कोई रेड नहीं आ रहा, अब सब ग्रीन है। देखो, अब सब ग्रीन है, इसका मतलब है उसने सारी फाइल्स को मेरे अपने पास रख लिया है। अब कोई ऐसी फाइल नहीं है जो पीछे रिमेनिंग है, या अब कोई ऐसा काम नहीं है जो पीछे रिमेनिंग है। सही है। इट उसके मीन्स बाद कि हम जब भी करेंगे, हमने फाइल के अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो हमें दोबारा से उसको ऐड करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। नहीं ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो आपको बता देगा, हिंट दे देगा कि भाई आपने इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया हुआ है जो कि अभी गिट पे नहीं है, गिट के ऐड में नहीं है। सही है। क्लियर है। जी मैम। ओके। इसके बाद एक कमांड है गेट कमिट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखें गेट कमिट की कमांड है। ठीक है। अच्छा,
गिट कमिट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं फिर हम आगे की कमांड को समझेंगे। मैंने आपसे कहा गिटहब आपका क्लाउड सर्वर है, गिट आपका लोकल सर्वर है, सही है? यही मैंने आपसे कहा है, यस मैम। ऐसा जी ही कहा है, मैम, ठीक है। ऐसे ही। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होएगा, अगर हो तो पूछ लीजिएगा। गिटहब जब आपका एक सर्वर है और गिट आपका जब लोकल सर्वर है, उसके बीच में गिट खुद से एक और सर्वर बनाता है, सही है? वो क्या सर्वर होता है? वो ये सर्वर होता है, मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने कहा मेरे पास लोकल पे गिट हो गया, मैंने गिट ऐड कर दिया, सही है? गिट ऐड का मतलब क्या है? गिट अब उस फाइल को अपने पास रखा हुआ है, सही है? क्लियर है? अब मैं उसको कह रही हूँ ये फाइल रेडी करो, मुझे मेरे क्लाउड पे पहुंचानी है, सही? गिट ऐड में क्या हो रहा है, वो सिर्फ फाइल को अपने पास रख रहा है, उसको अभी क्लाउड पे भेजने के लिए रेडी नहीं कर रहा। गिट कमिट पे क्या होगा कि वो उसको क्लाउड पे भेजने के लिए रेडी करेगा, सही है? अच्छा, ये क्लियर है या अभी किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर? मैम क्लाउड नहीं कौन सा है? समझ आई, नहीं समझ आई मैम। देखो, देखो अब मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको अगर ओपन कर लूँ, नोटपैड, ठीक है, मैं आपको इस पे समझाती हूँ। ये गिटहब का सर्वर है, सही है? जो कि है ग्लोबल सर्वर या क्लाउड सर्वर जिसको हम कहते हैं। क्लियर है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, ये क्लाउड है, सही है? फिर हमने बोला गिट है एक, जो कि हमारा क्या है, लोकल है, ऐसा है? ठीक है, यहाँ तक तो हम क्लियर है, सही है? क्या होता है, कभी कभी जब आप काम कर रहे होते हो, आपके पास एक सिनेरियो ऐसा आता है कि एक फाइल है जिसको आप चाहते हो कि आप उसको लोकल पे तो रखो, पर आप उसको क्लाउड पे ना भेजो, सही है? लोकल पे भी कहाँ रखो? गिट के ऐड के लोकल में रखो, सही है? ना कि ऐसा हो कि आप अपने लोकल पे रखो, सही? गिट का ऐड का लोकल क्या है? गिट ऐड, ठीक है? इसका मतलब है कि आपके पास गिट ऐड के अंदर वो फाइल अभी भी कहाँ है? लोकल पर है, सही? आपने वो फाइल लोकल पे रख दी। अब आपके पास दो फाइल्स थी, टू फाइल्स हैं यहाँ पे। पहली को आप क्लाउड पे भेजना चाह रहे हो, दूसरी को आप लोकल पे रखना चाह रहे हो, ठीक है? ऐसा होता है और कई बार होता है, ठीक? इस सिनेरियो में क्या होता है, हमारे पास गिट कमिट आता है, ठीक है? गिट कमिट कहता है ठीक है, आपने अपने पास फाइल्स रखी हुई हैं, पर मैं सिर्फ उन्हीं फाइल्स को फॉरवर्ड करूंगा जो आप एक्चुअली में भेजना चाह रहे हो, सही है? अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? जी मैम ठीक है। ठीक है, लेकिन अब आप ये बोलोगे यार इसकी जरूरत क्या थी, हम डायरेक्ट गिट ऐड से भी तो भेज सकते थे, गिट कमिट की क्यों जरूरत है हमें? ये सवाल आएगा माइंड में। गिट कमिट का जो फायदा है वो ये फायदा है कि गिट कमिट आपको मैसेज टाइप करने का बोलता है, सही? मैसेज क्या होता है, आपने कौन सी फाइल ऐड की है या आपने क्या काम ऐड किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने रेडियस का काम ऐड किया है, ठीक है? रेडियस फाइल और रेडियस फॉर्मूला ऐड किया है मैंने अपनी फाइल में, ठीक? ये क्यों बोलता है, अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। असल चीज इसकी ये होती है -m वाली। देखो, मैंने अपनी रेपोजिटरी पे काम किया, एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर या एक प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी एक बंदा काम नहीं करता, पूरी टीम काम करती है, ठीक है? अब पूरी टीम के पास सिर्फ एक ही रेपो है, मतलब एक ही डायरेक्टरी है, उसी एक डायरेक्टरी में सारी फाइल है, उसी एक डायरेक्टरी में सारे फोल्डर्स हैं, सही? अब मैंने अपना काम पुश किया, मैंने अपना काम रेपो पे डाला, शाहिद ने अपना काम रेपो पे डाला, मुस्तजाब ने अपना काम रेपो पे डाला। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम किसने डाला है? मुस्तजाब ने कौन सा काम डाला है, शाहिद ने कौन सा काम डाला है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सवाल है ना यहाँ पे?
ठीक है, जी यस मैम। तो मैम। वो पता चलता है आपके इस कमिट से। जब आप ये मैसेज टाइप करते हो ना, ये मैसेज, तो ये मैसेज आपका सिर्फ मैसेज नहीं होता, ये मैसेज आपकी इंफॉर्मेशन कनेक्ट करा हुआ होता है। सही है, और उस मैसेज के बाद हमें पता चलता है ओवरऑल कि किसने कहाँ पे क्या अपडेट किया है। सही है। अच्छा, अब आप ये बोलोगे मिस, ठीक है, इसके इसने तो मैसेज तो लिख दिया, पर इसको मेरा नाम और मेरी आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? सही है, यूजर नेम उसके से। लिए नहीं, उसके लिए कमांड होती है गिट की, गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम इक्वल्स टू अक्सा मोइस। यहाँ चाहो तो आप स्पेस दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सेम कमांड होती है गेट कॉन्फ़िग यूजर डॉट ईमेल इक्वल्स टू अक्सा अक्सा मोइस @gmail.com। सही है, जब आप एज ए न्यू यूजर जाते हो, जब भी आप एज ए न्यू यूजर जाते हो, आप जब गेट ऐड करोगे ना, उससे पहले ही वो आपको कह देगा भाई अपना यूजर नेम और ईमेल सेट करो। मेरे पास ऑलरेडी सेट है तो उसने मुझे दिया नहीं है, बट आप करोगे तो आपके पास आएगा, आपका यूजर नेम और ईमेल सेट करो। वो आप कैसे करोगे? वो आप इन दो कमांड से करोगे। ठीक है, जब आप ये दो कमांड्स एक दफा चलानी होती है, कमांड बार बार नहीं चलानी होती, सिर्फ एक दफा चलानी होती है। और अगर आप चाहते हो कि आप इसको हर फोल्डर के अंदर सेव करवा दो, तो आप यहाँ पे ग्लोबल लिख दो, तो वो हर फोल्डर के अंदर आपका सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैम, इसमें यूजर नेम है वो सेम टू सेम वही होना चाहिए जो आपका गिट हब पे है, या आप उसको चेंज भी कर सकते हैं? चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वो नेम नहीं होना चाहिए जो गिटहब पे है, आप अपना नेम रखोगे। सही है, हाँ क्लियर है यहाँ तक? मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैम, मुझे ये ये भी बताइए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन सवाल करोगे तो समझ आएगा। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो गिट कॉन्फ़िग वाला है, ये जब भी हमने कोई नई फाइल बनाना है, गिट इनिट से पहले करना है? नहीं, गेट इनिट के बाद करना है। गिट इनिट के बाद ये करना है? तब हाँ एक ही बार करना है, उसके बाद अगर हाँ, हमने कोई चीज़ चेंज कर दी या नए फाइल को ऐड करें तब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इवन कि गेट इनिट को आपको जब आप बिल्कुल नए नए यूजर हो, आपने गेट अभी इंस्टॉल किया है, अभी अभी इंस्टॉल किया है, तो आपको ये करने की जरूरत है। आपने गेट इंस्टॉल कर दिया और आपने उसको ग्लोबल भी कर दिया, अब आप चाहे 10 फोल्डर्स के ऊपर काम करो या 100 फोल्डर्स के ऊपर काम करो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट है। नहीं तो मैम, अगर हमने मतलब अब क्योंकि मैंने तो पहले प्रोफाइल बनाया था, मुझे नहीं याद कि मैंने उसके ऊपर ये गेट कॉन्फिग यूजर नेम वाली कमांड यूज़ की है या नहीं। ये अगर आपके मैं उसको लोकल पे यूज दोबारा होती है। मतलब, हम्म अच्छा लोकल पे हम्म। होगी, तो अगर हाँ, मैं ये दोबारा इसका यूज़ गेटअप कर से देता हूँ लेना तो देना नहीं उससे है। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो कमांड है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसको चलाओ दोबारा या ना चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, पहली दफा आपको चलानी पड़ती है, क्योंकि गेट आपको खुद एरर दे देगा कि भाई अपना यूजर नेम और अपना नेम अपना एक दफा डिफाइन, सॉरी नेम और ईमेल अपना एक दफा डिफाइन कर दो। वो खुद एरर दे देगा, जब वो एरर देगा तो आप अपना दोबारा चला दो। अगर वो एरर नहीं दे रहा तो गुड है, आप आगे बढ़ते रहो, और अगर आप वो एरर नहीं भी दे रहा आपने फिर भी चला दी, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसमें ये है कि दिया हो आपने, आपको याद नहीं रहा कि मैंने दिया था या नहीं, तो आप गिट यूजर नेम, यूजर डॉट नेम लिख के इंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं और कौन सा उसके लिए दिया आपके हुआ है। पास कमांड होती है गेट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट, आप इसके थ्रू पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यस चला के मैम। दिखाऊं आपको, ठीक है, मैं अभी अभी आपके सामने ही चला देती हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही हैं। सही है, अच्छा मुझे यहाँ पे नेम नहीं दिख रहा, इसको मैं एंटर करती जाऊंगी, देखो ये आ गया मेरा नेम, आ गया, देखो ये रहा मेरा नेम और यूजर। अब मेरा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट था, इसलिए मुझे उसने बोला नहीं। ठीक एक्सक्यूज है, मी मैम,
इसके कि जगह हम गिट डेस्कटॉप यूज़ कर ले, ज़्यादा इजी नहीं है ये कमांड वगैरह याद करने से अच्छा। गिट डेस्कटॉप अब बेहतर होता है, काफी अच्छा भी होता है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट फॉर द बिगिनर। उसका रीजन ये है कि जब आप गिट डेस्कटॉप रखते हो तो आप कमांड्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होते। कह लो कि क्यों, एक मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। इसको क्या हो गया? ओ गॉड, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं हो रही? खैर चलो, मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ। हाँ, गिट डेस्कटॉप मैं फॉर द बिगनर रिकमेंड नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि जब आप डेस्कटॉप शुरू से चलाना शुरू कर देते हो ना, फिर आप आगे जाके बहुत फंसते हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो या आप एक प्रोडक्शन लेवल पे जाते हो, प्रोडक्शन लेवल आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप गिट डेस्कटॉप यूज़ करो, कभी अलाउ नहीं करेगा। कोई कंपनी अलाउ नहीं करती कभी भी गिट या डेस्कटॉप को यूज़ करना। ठीक है, वो कहती है भाई कमांड लिखो, कमांड से काम करो सारा। इवन वो आपसे कमांड्स भी पूछती हैं कि कमिट करना हो तो कमांड क्या होती है, पुश करना हो तो कमांड क्या होती है, वो कमांड पूछती हैं आपसे। तो गिट डेस्कटॉप मत कीजिएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने सोचा है कि गिट डेस्कटॉप बहुत आसान है, मैं कर लेता हूँ, इट्स नॉट ऑन द इंडस्ट्री लेवल। अगर आपने करना है तो आप अपनी मर्जी से यूज करो, बट वो इंडस्ट्री लेवल का नहीं है अभी। सही है, चलो। गिट कमिट समझ आया सबको कि गिट कमिट का एक्चुअल मतलब क्या है? हम इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बट अभी एक कमांड समझ में आ रही है आपको? यस। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, इसका ज़रा गिट जो कमिट है इनका थोड़ा सा बता दें दोबारा से। अच्छा, गिट कमिट आपका, मैंने आपको बताया, आपका एक ग्लोबल सर्वर है। आसान कर देते हैं अब थोड़ा सा, चलो ये सब हटा देते हैं, अभी थोड़ा आसान कर देते हैं। ये आपका ग्लोबल सर्वर है गिटहब, ये आपका लोकल सर्वर है गिट। सही है, बट गिट ऐड जो है वो अभी अलाउ नहीं कर रहा, या वो रेडी नहीं है कि वो आपके गिटहब पे, मतलब इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा। सही, गिट का और गिटहब का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा। वो कनेक्शन बनवाने के लिए हमारे पास ये है। सही है, वो कनेक्शन बनवाने के लिए हमारे पास गिट कमिट है। क्या होगा, आप गिट ऐड करोगे, उसने अपने पास सारी फाइल्स ले ली लोकल पे, फिर आप गिट कमिट करोगे। आप इन फाइल्स को अब कहाँ ले गए, इस वाले के पास ले गए, फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं आपकी। ठीक है, लेकिन अब ये जो फाइल्स हैं इनके साथ क्या है, मैसेज है, आपका नेम है। सही है, सिर्फ फाइल्स नहीं है, सॉरी, आपका मैसेज भी है और आपका नेम भी है। सही है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मैंने बना दिया, ये सब हो गया। ठीक है, अब मेरी फाइल्स रेडी हैं इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। अब मेरी बस लास्ट कमांड होगी, पहले मैं गिट कमिट लिखूंगी। देखो गिट कमिट लिख दिया। अब अगर मैं गिट स्टेटस देखूंगी ना, देखो मेरे पास गिट स्टेटस पे कुछ भी नहीं आ रहा, दिख रहा है? क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ठीक है, मैंने अब उसको लोकल से उठा के कहाँ पे ले गया हूँ, मैं तीसरे सर्वर पे, जो मैंने यहाँ पे बीच में सर्वर बनाया हुआ है, मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ। सही है, गिट स्टेटस बेसिकली आपको यही बताता है कि फाइल्स इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। सही है, तो गिट ऐड किया था तो हमारे पास ये फाइल आ रही थी। गिट कमिट जैसे मैंने किया, उसके बाद मेरी फाइल यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई। उसने कह दिया अब मेरे पास कोई फाइल नहीं है लोकल पे। अब मैं क्या करूंगी, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अच्छा, अभी आप इसी कमांड पे रहिएगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ये ओरिजिन क्या होता है, ये मास्टर क्या होता है, ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आप इसी कमांड पे रहिएगा। इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगी, origin doesn't appear to be a git repository। ओके, इसने मैं देख लेती हूँ, git branch, ओके मास्टर ही तो है। ओके ओके ओके, सही, अब ये वाला एरर आया है। सही है, अब इसको भी, एरर को भी मैं सॉल्व करवाती हूँ आपसे। मैंने गेट पुश किया, उसने कह दिया भाई मैं पुश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी रेपो पे पुश करना है। सही,
वो मुझे कह रहा है couldn't read from remote repository। मैं, आप मुझे कह रहे हो मैंने git commit किया तो वो चल गया, उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, मैंने git status किया उसने कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं आपको पिक्चर से बताऊं, git लोकल पे था, git लोकल से git commit पे गया, अब git commit से कहाँ जा रहा है, गिटहब पे जा रहा है। ठीक है, ये बस ये याद रखो आप। अब एरर आ गया मेरे पास, वो कह रहा है भाई मुझे पहले बताओ तो सही किस रेपो पे लिखना है मुझे। सही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आएंगे और अपनी ये वाली जो लाइन है इसको करेंगे कॉपी, और बस इसको यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। ये बताएगा कि ठीक है मुझे इस वाली रेपोजिटरी में जाके करना है पुश। एंटर करोगे, चल गया। अब अगर मैं गिट पुश चलाऊंगी अपना, तो वो क्या हो जाएगा, देखो चल गया। दोबारा से देख लेते हैं। मैंने गेट ऐड किया था, गेट ऐड करने के बाद मेरी गेट स्टेटस पे वो फाइल ऐड हो गई थी, ग्रीन हो गई थी। सही है, अगर मैं गेट ऐड नहीं करूंगी तो गेट स्टेटस में मेरी फाइल क्या होगी, रेड रहेगी। सही, उसके बाद मैंने कहा ठीक है मेरा लोकल पे ऐड हो गया है, अब मुझे गिटहब पे करवाना है ऐड। लेकिन गिटहब पे ऐड करवाने से पहले मुझे अपनी पूरी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है। उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, गेट कमिट। सही है, मैंने गेट कमिट वाली कमांड चलाई जिसमें मैंने अपना एक मैसेज फॉरवर्ड किया। सही, और उस वाली फाइल को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अपने दूसरे वाले लेवल पे ऐड कर दिया इस फाइल को मैंने। सही है, बट स्टिल ये फाइल अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर नहीं है, गिटहब पे नहीं है, अभी भी ये कहाँ है, कमिट पर है। सही है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद गिट पुश किया। सही, उसने मुझे एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि उसने मुझे कहा कि भाई आपने मुझे अभी तक कोई रेपोजिटरी नहीं बताई गिटहब की जिसपे मैं जाके पुश करूं। पुश का मतलब होता है कमिट से उठा के गिटहब पे लेकर जाना। जो आप सुनते हो ना, पुश कर दो पुश कर दो पुश कर दो, पुश का मतलब यही होता है कि भाई कमिट से उठाओ, सेकंड लेवल से उठाओ और थर्ड लेवल पे ले जाओ, क्लाउड पे ले जाओ, दैट इज द लास्ट लेवल। सही है, फिर उसने मुझे जब ये बोला, मैंने कहा ठीक है मैं रेपोजिटरी देख लेती हूँ। मैं गई अपनी वही रेपो के ऊपर जो मैंने बनाई थी, वहां से मैंने ये देखो ये ऐड ओरिजिन का लिखा हुआ है। ओरिजिन का मतलब होता है, अगर आप देखो तो पुश के ऊपर भी मैंने ओरिजिन लिखा है। ओरिजिन का मतलब होता है कि आपको किस लोकेशन पे जाके उसको ऐड करना है। लोकेशन कैन बी रेपोजिटरी, लोकेशन कैन बी ब्रांच। ब्रांच अभी मैं नहीं जाऊंगी, रेपोजिटरी पे हम चलते हैं अभी सिर्फ। ठीक है, जब मैंने उसको ये वाली कमांड दी, उसके बाद जब मैंने पुश किया उसने मेरी फाइल ले ली यहाँ पे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आई नहीं है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से रीलोड करके देख लो एक दफा। आ गई फाइल। अब कोड देख लेते हैं, कोड सेम है कि अलग है। सी, कोड मेरा बिल्कुल वही कोड है जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सही है, क्लियर है, क्लियर है सबको। मैंने क्लियर स्टार्ट सर। किया क्लियर। तो है, लेकिन थोड़ा सा वो हुआ है कि जब उसको लिंक किया ना गिट गिट हब के अकाउंट के साथ, तो वहाँ पे एक वेब पेज ओपन हुई है, लेकिन वहाँ पे वो रुक ही गया है। किसका, आपका? जी, मैं साथ साथ जैसे जैसे आप करवा रही हैं ना, मैं साथ साथ करता कॉन्फ़िग किया था? हूँ। जी, अच्छा, कॉन्फ़िग अब किया आप मैंने अपनी आपको। स्क्रीन शेयर करो। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, हम आपके एरर से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम गलत हैं, ओके ओके। ताकि हमारी प्रैक्टिस होती जाए। और ये सबने प्रैक्टिस करनी है, सबने अपना कोड डालना है। शाहिद अब अपना करो। मैम, जी जब जी भी जी। आपने कोड डालना होता है तो आपको ऑप्शन देता है पब्लिक और प्राइवेट रखने की। जब भी कोड डालना होता है तब नहीं देता, जब भी आप रेपो क्रिएट करते हो तब देते हो।
कोड डालते हुए नहीं देता, रेपो क्रिएट करते हुए देता है। ठीक है। मैम स्क्रीन नजर आ रही? जी 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 बिल्कुल आ रही है। अपना टर्मिनल थोड़ा सा ओपन कीजिएगा। ओके सही है, थोड़ा सा नीचे जाएं। ठीक है, आपने गिटहब पे ये किया, सही है। रिम हो तो गया है पुश, हो गया है पुश। पुश हो गया, लेकिन एंड पे हुआ पता है क्या, जब ये लास्ट वाली कमांड एग्जीक्यूट की है ना, ये वाली, उसके बाद अब अपने अब उस पे जाओ, गिटहब पे जाओ, इसको रीलोड करो दोबारा। एक मिनट मैम। अच्छा, मैं इसकी ना एक पूरी गाइड बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कब क्या चलाना है। इसको मैंने हाँ तो रीलोड गया, किया। अच्छा हाँ ये तो गया। इधर आ गए, ठीक हो गया। ओके ठीक है। ओके। असल में ये वाला पेज ओपन हुआ था ना, तो नहीं नहीं वो नहीं नहीं इससे नहीं मैं समझा कि शायद एरर आ गया। नहीं नहीं नहीं। अब आप अपनी फाइल्स खोलें, इवन आई ठीक आई हो पी वाई एन बी वाली भी खोलें। हाँ ये भी खोलें, D3 की ऊपर वाली, हाँ। ये भी आपके पास सेम आएगी जैसे आपने की हुई होगी, काम किया हुआ होगा काम। देखो, वही फाइल आएगी आपके पास। जी ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। शाहिद अपनी इसी रेपो पे जाओ, पीछे करो थोड़ा। ये AI प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम पे क्लिक कर दो सिर्फ, ऊपर ऊपर, हाँ इसको क्लिक करो, करो करो। मैं आप लोगों को अब ये बता रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास इस तरीके से कोड मैम आपका पुश लोड हो हो जाता है, रहा है। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, आपका जब इस तरीके से कोड पुश हो जाता है तो आप मेरे साथ कैसे शेयर करोगे, बस वो मैं बता रही हूँ लास्ट। फिर हम क्लास एंड करते हैं, फिर जिसका जो सवाल है वो मुझसे सवाल कर सकता है। बस बस बस। ओके, मैं अपनी ही स्क्रीन शेयर कर देती हूँ डायरेक्ट। अच्छा सॉरी शाहिद मैम, आ वो गई। जरा डिस्कनेक्ट हो गई। हम्म हम्म अब ये देखो, आप मेरे साथ कौन सा लिंक शेयर करोगे। आपको ये दिख रहा है, आपके जो फाइल्स हैं उसके बराबर में आपको ग्रीन कलर का एक वो दिख रहा होगा कोड के तरीके से, ऊपर ऊपर, ये हाँ। वाला। हाँ इसको क्लिक करो। यहाँ पे जी देखो आप। आपके पास ये URL आ रहा है, आप ये URL मेरे साथ शेयर करोगे। ठीक हो गया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। जी ठीक है। यस मैम, ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे काम, कल हम पाइथन भी करेंगे और गिट भी करेंगे थोड़ा बहुत, ताकि आपको पुश करना आ जाए, और रोज रेगुलर हब हम पुश करेंगे ताकि हमें रोज की तरीके से आदत पड़ जाए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सही है?